गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका आपके चैनल संकल्प करियर में मैं सतीश यादव स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में एक जो टॉपिक हमारे समक्ष आया था जो कि विकारी शब्द के रूप में था। और इस विकारी शब्द में हम लोगों ने ये जाना था कि विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिया था। उसी क्रम में आज हम लोग विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण क्या होते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और विशेषण को जानते हुए हम लोग कुछ और चीज़ों को जानेंगे जो इस प्रकार से है, जैसे विशेष्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के भेद और विशेषण की अवस्थाएं। आज हम लोग इन सब चीज़ों को क्रम से एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में बनते रहते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं विशेषण से। और विशेषण की शुरुआत हम लोग विशेषण की परिभाषा से कहते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हुई कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, दशा, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उनको सर्वनाम कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। तो विशेषण उसी को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उनको हम विशेषण का नाम देते हैं। तो इसको विशेषण को हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे राम चंचल लड़का है, सीता सुंदर लड़की है, वह दुष्ट है। ये हमारे सामने ये 3 उदाहरण आए हैं। पहला है राम चंचल लड़का है, दूसरा है सीता सुंदर लड़की है और तीसरा है वह दुष्ट है। इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम लोग विशेषण को जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि विशेषण की परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो राम चंचल लड़का है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो इसमें राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा है? राम एक चंचल लड़का है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा है? राम एक चंचल लड़का है। तो यहाँ पे चंचल हमारा विशेषण होगा और राम जो कि एक संज्ञा के रूप में हमारे सामने आता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
इसकी विशेषता बताई जा रही कि राम कैसा है, चंचल लड़का है। तो यहाँ पे लड़का भी हमारा संज्ञा है और चंचल हमारा विशेषण है। इसी प्रकार से जो दूसरा वाक्य है कि सीता सुंदर लड़की है, यहाँ पे सीता की विशेषता बताई जा रही है कि सीता कैसी लड़की है, सीता एक सुंदर लड़की है। तो सीता की विशेषता क्या है, उसका सुंदर होना। तो सुंदर यहाँ पे विशेषण है और लड़की ये भी एक संज्ञा है और सीता ये भी एक संज्ञा का कार्य कर रहा है। वह दुष्ट है, तीसरा उदाहरण है वह दुष्ट है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वह क्या है, वह एक सर्वनाम है और इस सर्वनाम यानी वह सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही कि वह कैसा है, वह दुष्ट है। तो ये दुष्ट हमारा विशेषण होगा। इस प्रकार से हमने इन उदाहरणों के माध्यम से देखा कि विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि विशेषण आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम लोग विशेष्य को जानते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है विशेष्य, उसको जानने का प्रयास करते हैं। विशेष्य भी बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा से अक्सर कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेष्य उसे कहते हैं यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। हमने पिछले उदाहरणों में देखा था किसकी विशेषता बताई जा रही थी, वो दो चीज़ें थी यानी संज्ञा और सर्वनाम। यानी हम ये कह सकते हैं कि विशेष्य उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की जो भी विशेषता बताई जाती है, या संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे रमेश चतुर है। तो यहाँ पे रमेश की विशेषता बताई जा रही कि रमेश कैसा है, रमेश चतुर है। तो चतुर एक विशेषण हो गया। चतुर क्या हो गया? चतुर एक विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? रमेश की। रमेश एक संज्ञा का कार्य कर रहा है और जो संज्ञा का कार्य करता है उसे को हम विशेष्य भी कहते हैं। यानी रमेश क्या हो गया? रमेश विशेष्य का भी कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से जैसे रीता सुंदर है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पे रीता की विशेषता बताई जा रही है। तो रीता यहाँ पे संज्ञा भी है और रीता को ही हम विशेष्य भी कहेंगे। और यहाँ पे सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है। तो इस प्रकार से विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, उसी को हम विशेष्य कहते हैं। इसी क्रम में जो हमारा तीसरा टॉपिक है प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो आइए प्रविशेषण को भी जान लेते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेष्य और विशेषण से जो मदद हमको मिलती है वो जब हम समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास, तो वहाँ पे विशेष्य और विशेषण की आवश्यकता पड़ती है। या जब हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी विशेष्य विशेषण संबंधी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए
उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसा कि हम लोग विशेषण पढ़ चुके हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहेंगे। जैसे उमेश बहुत सुंदर है, गीता अधिक प्रतिभाशाली है। ये दो उदाहरण हमारे सामने है। पहला है उमेश बहुत सुंदर है और दूसरा है गीता अधिक प्रतिभाशाली है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसके विशेषता बताई जा रही है। तो उमेश की विशेषता बताई जा रही है। तो उमेश हमारे सामने एक विशेष्य के रूप में आया है और उमेश की विशेषता बताई जा रही है कि उमेश कैसा है। तो उमेश सुंदर है, तो ये सुंदर हमारा विशेषण का कार्य कर रहा है। और इस सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है कि उमेश कितना है। तो उमेश बहुत सुंदर है, तो ये जो बहुत होगा ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, ये शब्द बहुत। तो इसको हम प्रविशेषण की संज्ञा देते हैं। यानी इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि उमेश बहुत सुंदर लड़का है, यहाँ पे बहुत क्या है, तो बहुत विशेष्य है, प्रविशेषण है कि विशेषण है। तो ये बहुत प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है हमारा, गीता अधिक प्रतिभाशाली है। तो यहाँ पे गीता एक लड़की है और एक संज्ञा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो संज्ञा होती है वो विशेष्य का भी कार्य करती है। तो गीता यहाँ पे विशेष्य है और गीता की विशेषता बताई जा रही है कि गीता क्या है। तो गीता एक प्रतिभाशाली लड़की है। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली विशेषण का कार्य कर रहा है, यानी गीता की विशेषता क्या है कि गीता एक प्रतिभाशाली लड़की है। तो ये प्रतिभाशाली विशेषण हो गया। और ये जो प्रतिभाशाली विशेषण है इसकी विशेषता बताई जा रही है कि गीता अधिक प्रतिभाशाली है। यानी यहाँ पे ये जो अधिक शब्द है ये प्रविशेषण कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रविशेषण समझ में आया होगा। एक बार फिर देखते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो विशेषण, विशेष और प्रविशेषण ये तीन चीज़ें हमको समझ में आ गई। इसी क्रम में हम लोग चौथी चीज़ देखते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो आइए अब हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है क्रिया विशेषण, इसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की जो परिभाषा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जो क्रिया की विशेषता होती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो क्रिया की विशेषता हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा तेज दौड़ती है, या रमेश आज आएगा। ये दो वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राधा तेज दौड़ती है, यहाँ पे राधा एक लड़की है जो कि संज्ञा का कार्य कर रही है, और यहाँ पे जो क्रिया है वो हमारा दौड़ना है। यानी ये दौड़ना क्या है, ये क्रिया है क्या है, सहायक क्रिया है। तो यहाँ पे दौड़ती है, तो कैसे दौड़ती है, तो राधा तेज दौड़ती। तो ये जो तेज है ये क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। तो ये जो तेज शब्द है ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। इस तेज के जगह धीरे धीरे भी हो सकता है, यानी राधा धीरे धीरे दौड़ती है। तो वहाँ उस वाक्य में पूछा जाए कि वहाँ पे धीरे धीरे क्या है,
तो वो भी क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। दूसरा जो वाक्य है, रमेश आज आएगा, तो रमेश एक संज्ञा है और आना एक क्रिया है, और ये समय का बोध करा रहा है कि कब आएगा, तो रमेश आज आएगा। तो ये आज क्या है, ये आज एक क्रिया विशेषण शब्द है। तो क्रिया विशेषण का जो रूप है वो थोड़ा बड़ा है, जिसको हम अगला जो भेद पढ़ेंगे अविकारी शब्द, उसमें हम क्रिया विशेषण को भली भांति पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनसे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग क्रिया विशेषण से इतनी चीज़ जान चुके हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी क्रम में आइए हम विशेषण के भेद को जानते हैं। तो जो हमारा विशेषण का भेद है वो कुछ इस प्रकार से होता है। विशेषण के भेद, यानी विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये सवाल पूछ लेता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के यही 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आइए इनको हम एक एक करके क्रम से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इनको क्रम से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जो हमारा विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण के भी 6 भेद होते हैं, जिनको हम इस प्रकार से देखते हैं। यानी जहाँ पे गुण की बात हो, जहाँ पे दोष की बात हो, जहाँ पे रंग की बात हो, जहाँ पे आकार की बात हो, जहाँ पे स्थान की बात हो, जहाँ पे दशा की बात हो, वहाँ हम गुणवाचक विशेषण देखते हैं। जैसे पहला वाक्य हम ले लेते हैं कि रवि चालाक है। तो ये रवि की विशेषता है कि रवि कैसा है, तो रवि चालाक है। जैसे दोष की बात ले लें कि महेश धूर्त व्यक्ति है। तो रमेश की यहाँ पे विशेषता हो गई धूर्त, जो कि एक दोष है। रमेश कैसा व्यक्ति है, रमेश धूर्त है। जैसे तीसरा हम रंग का ले लेते हैं, जैसे गेंद लाल है, यानी यहाँ पे गेंद विशेष्य का कार्य कर रही है, और गेंद का जो विशेषण है यानी गेंद की जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, उसका रंग कैसा है, लाल है। तो गेंद क्या है, लाल है। यहाँ पर भी कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। जैसे चौथा उदाहरण ले लेते हैं, कमरा चौकोर है। कमरा चौकोर है, यानी ये आकार की बात हो रही है कि कमरा कैसा है, तो कमरा चौकोर है। यानी ये वाक्य पूछ ले कि कमरा चौकोर है, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। आपको चारों विशेषण के भेद रख दे विकल्प में, तो आप क्या लगाएंगे, गुणवाचक विशेषण। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं कि मोहन बीमार है। मोहन बीमार है, तो ये मोहन की अवस्था का बोध करा रहा है ये वाक्य कि मोहन कैसा है, तो मोहन बीमार है। यानी हम ये कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण वे होते हैं
जहाँ पे गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान या दशा की बात का बोध हो, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। तो उम्मीद है कि गुणवाचक विशेषण आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम लोग विशेषण का जो दूसरा भेद है उसको देखते हैं। तो आइए हम दूसरा भेद देखते हैं। जो विशेषण का जो दूसरा भेद होता है वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। यानी इस विशेषण के नाम से बोध हो रहा है कि संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जहाँ पे संख्या का बोध हो। और संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ पे किसी निश्चित संख्या का बोध हो, और अनिश्चित, जहाँ पे अनिश्चित यानी जिसका कोई निश्चित क्रम आकार न हो, वहाँ पे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रखते हैं। या निश्चित संख्यावाचक को हम गणनीय संख्यावाचक कह सकते हैं, इसको अगणनीय कह सकते हैं। तो आइए हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं। तो जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 आवृत्ति बोधक, नंबर 3 समुदाय बोधक, नंबर 4 गणना बोधक और नंबर 5 प्रत्येक बोधक। तो इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के ये 5 भेद होते हैं, क्रमवाचक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, गणना बोधक और प्रत्येक बोधक। तो संख्यावाचक विशेषण के जो 5 भेद होते हैं इनको हम लोग जानते हैं कि ये कैसे होते हैं। जैसे पहला है क्रमवाचक। तो क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते चला जाएगा। आवृत्ति बोधक में जैसे दूना, चौगुना, ऐसे होता है। समुदाय बोधक में क्या होता है? यानी जिसमें एक से अधिक की बात की जाए, जैसे दोनों, तीनों, ऐसे करके। गणना बोधक में क्या होता है? जैसे 1, 2, 3, ये गणना यानी जिसको गिना जा सके। और प्रत्येक बोधक में क्या होता है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसको हम लोग, ये जो संख्यावाचक विशेषण का ये जो 5 भेद है, इसको हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं कि मेरे पास 4 किताब हैं। दूसरा उदाहरण है रमेश मुझसे दूनी उम्र का है। तीसरा राकेश एक एक करके लकड़ी लाया। जो हमारा चौथा उदाहरण है कि रमेश का कक्षा में पहला स्थान है। पांचवा उदाहरण, दोनों बालक साथ साथ बाजार गए।
तो ये हमने जैसे संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद देखे थे, तो 5 उदाहरण लिए हैं। आइए इनको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे पास 4 किताब है, तो ये मेरे पास कितनी किताब है, तो मेरे पास 4 किताब है। तो यहाँ पे 4 क्या है, एक संख्या का बोध करा रहा है। तो ये क्या है, ये गणनीय है, यानी कि मेरे पास कितनी किताब है, मेरे पास 4 किताब है। उसी प्रकार रमेश मुझसे दूनी उम्र का है, तो यहाँ पे जो दूनी शब्द है ये भी संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है। राकेश एक एक करके लकड़ी लाया, तो यहाँ पे एक एक जो है ये संख्या का बोध करा रहा है, प्रत्येक बोधक संख्या का बोध करा रहा है। और रमेश का कक्षा में स्थान चौथा है, पहला है, तो ये क्रम का बोध करा रहा है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्या है, क्रम का बोध कराता है। उसी प्रकार से दोनों बालक साथ साथ बाजार गए, तो दोनों बालक, ये जो दोनों शब्द है, ये जो दोनों शब्द है ये किसका बोध कराता है, ये समुदाय का बोध कराता है, यानी जहाँ पे एक से अधिक की बात हो वो समुदाय का बोध कराता है। तो इस प्रकार से दोनों बालक साथ साथ गए, ये समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण होगा। तो आइए, उम्मीद है कि ये आपको संख्यावाचक विशेषण जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद थे ये आपको समझ में आए होंगे। इसी क्रम में हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी देख लेते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। तो जो हमारा संख्यावाची विशेषण का जो दूसरा भेद होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो अनिश्चित से तात्पर्य है जिससे निश्चित किसी संख्या का बोध न हो, जैसे मुझे कुछ किताब दो। जैसे दूसरा हमारा उदाहरण है, मुझे कुछ पैसे दो। तो यहाँ पे 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे मुझे कुछ किताब दो, तो कुछ किताब क्या है, किताब को हम गिनती के रूप में रख सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे कुछ किताब है तो कुछ एक अनिश्चित, यानी हमें ज्ञात नहीं है कि किताब कितनी देनी है, 1 2 3 4। तो ये जो कुछ है ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। जैसे मुझे कुछ पैसे दो, तो यहाँ पे कुछ क्या है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो 2 उदाहरण है ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के उदाहरण हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने विशेषण के 2 भेद पढ़ लिए। आइए हम लोग तीसरा भेद पढ़ते हैं। तो जो हमारा तीसरा भेद होता है, जो हमारा तीसरा भेद होता है वो होता है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 ही भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो जो निश्चित भेद होता है उसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। या परिमाणवाचक विशेषण कहाँ पे प्रयोग होता है, जहाँ पे नाप की बात हो, जहाँ पे तौल की बात हो, जहाँ पे मात्रा की बात हो, इन सब चीज़ों पे परिमाणवाचक विशेषण कार्य करता है। यानी जहाँ पे नाप तौल या मात्रा की बात हो, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम नाप करके तौल करके दें किसी को या ले, ऐसी जो वस्तु होती है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे मुझे 4 लीटर दूध दो, या हमें 5 किलो घी चाहिए। या तीसरा उदाहरण हम लिखते हैं कि मुझे 8 लीटर डीजल लाना है। तो ये 3 उदाहरण हमारे सामने हैं। मुझे 4 लीटर दूध दो,
हमें 5 किलो घी चाहिए, मुझे 8 लीटर डीजल लाना है। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे 4, 5, 8 ये संख्यावाचक विशेषण का भी बोध करा रहा है, लेकिन ये जो लीटर है एक मात्रा का बोध करा रहा है, किलो एक मात्रा का बोध करा, यहाँ पे लीटर एक मात्रा का बोध करा रहा है। या जैसे हम लिख दें 4 बीघा जमीन, तो ये जो 4 बीघा ज़मीन है ये नाप तौल वाली बात है। इन सब में जितने भी उदाहरण है इनमें आप देखेंगे तो इसमें नाप तौल या मात्रा की बात की गई है, चाहे वो लीटर हो, चाहे किलो हो, चाहे बीघा हो, चाहे गज हो। तो ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो उम्मीद है कि परिमाणवाचक विशेषण आपको समझ में आया होगा। परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जहाँ पे नाप तौल या मात्रा संबंधी बात की जाए, उनको हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग विशेषण का जो अंतिम भेद है सार्वनामिक विशेषण, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग विशेषण का अंतिम भेद भी देख लेते हैं कि विशेषण का अंतिम भेद कैसे होता है। तो जो विशेषण का अंतिम यानी चौथा भेद होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम को पढ़ लिया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और यही जो सर्वनाम होते हैं, जैसे यह, वह, जो, सो, कौन, ये जो सर्वनाम हैं ये जब विशेषण का कार्य करने लगे, यही जो सर्वनाम है ये जो विशेषण का कार्य करने लगे, तब वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे यह लड़का कौन है, या यह घर मेरा है, या वह व्यक्ति कहाँ गया, वह व्यक्ति कहाँ गया। तो ये 3 उदाहरण हमारे सामने हैं, इनको हम देखते हैं। यह लड़का कौन है, यह लड़का यानी लड़का की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कौन, यह लड़का। और यह क्या है, यह एक सर्वनाम होता है। और ये जो सर्वनाम होता है, यही सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करने लगे तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है यह घर मेरा है, कौन घर, यह घर मेरा है। तीसरा है वह व्यक्ति कहाँ गया, कौन व्यक्ति, वह व्यक्ति। तो यहाँ पे हम ये एक चीज़ देख रहे हैं कि यह वह, ये जो है या जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, उसमें जो सो होता है वो भी सर्वनाम का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह लड़का कौन है, तो यहाँ पे लड़का यानी लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। और जब संज्ञा से ठीक पूर्व, इसका ये ट्रिक होता है कि जब संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम आए तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम आया है और ये जो संज्ञा है उसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे यह, वह, यह, ये सब सार्वनामिक विशेषण हैं। तो सार्वनामिक विशेषण की एक पहचान और होती है कि पहला पहचान तो ये हमने बताया कि ये जो सर्वनाम होगा ये जातिवाचक जो संज्ञा होगी उसके ठीक पहले आएगा। और जितने भी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण होंगे उनकी शुरुआत सर्वनाम से ही होगी। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि ये सर्वनाम आपको समझ में आया होगा। इसकी जो हमने ट्रिक बताई उसको याद रखना कि ये जो सार्वनामिक विशेषण के जितने भी उदाहरण होंगे यानी जितने भी वाक्य होंगे उनमें ये जो सर्वनाम दिए गए हैं वो किसी भी वाक्य का प्रारंभ उन्हीं सर्वनामों से होगा और ये जो सर्वनाम होंगे उनके ठीक बाद में कोई संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से विशेषण के 4 भेद थे, इनको हमने क्रम से एक एक करके जानने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि विशेषण के भेद आपको समझ में आए होंगे। आइए ये भी हमारा
पूरा हुआ। और जो अंतिम चीज़ है विशेषण की अवस्थाएं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनसे कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं इनको भी आइए हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो होता है वो होता है मूलावस्था, जो दूसरा होता है वो होता है उत्तरावस्था, और जो तीसरा होता है वो होता है उत्तमावस्था। यानी एक सवाल ये भी बन जाता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसे मूलावस्था क्या होता है, जो उसकी मूल अवस्था होती है, यानी जैसे हम निकट, एक शब्द लेते हैं निकट, इस निकट में जब हम तर प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाता है निकट तर, और जब इस निकट में हम तम प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा निकट तम। ठीक, या उसी प्रकार अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो ये जो 2 चीज़ें हम देख रहे हैं कि पहला है निकट और अधिक, ये 2 हमने मूल शब्द लिए, और इन जब मूल शब्दों में हमने तर प्रत्यय लगाया, क्या लगाया, तर प्रत्यय लगाया, तो ये हमारा उत्तरावस्था में होता है। और जब हम इसी में तम प्रत्यय लगा देते हैं तम, तो ये हमारा उत्तमावस्था हो जाता है। यानी निकट, निकट में जब हमने तर प्रत्यय लगाया तो हो गया निकटतर, और जब इसी में तम प्रत्यय लगा निकटतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। इसमें ऐसे सवाल पूछेगा कि अधिकतर है, आपको 3 विकल्प देगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो जहाँ पे तर प्रत्यय रहे, तर, तर, ऐसे कई शब्द आ सकते हैं जिसमें तर प्रत्यय हो, तो उसको हम उत्तरावस्था के अंतर्गत रखेंगे, और जहाँ पे तम प्रत्यय हो उसको हम उत्तमावस्था रखेंगे, और जहाँ पे मूल शब्द हो उसको हम मूलावस्था में रखेंगे। तो विशेषण की ये जो अवस्थाएं होती है एक तरह से, और इसमें प्रश्न पूछ लेता है, जैसे राधा सुंदर लड़की है। दूसरा उदाहरण, राधा सीता से सुंदर लड़की है। और तीसरा उदाहरण, राधा सबसे सुंदर लड़की है। ऐसे वाक्य दे करके भी सवाल पूछ लेता है। जैसे राधा सुंदर लड़की, इसमें पूछेगा कि मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। जब राधा की सामान्य विशेषता बताई जाए कि राधा कैसी है, राधा एक सुंदर लड़की है, तो ये जो उदाहरण है ये हमारे जो विशेषण की अवस्था है मूलावस्था का उदाहरण है। और जब 2 लोगों में तुलना की बात हो, जैसे राधा सीता से सुंदर है, तो यहाँ पे राधा का सीता से तुलना की जा रही है। जब 2 लोगों में तुलना की बात होगी तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो हमारे उत्तरावस्था के अंतर्गत आएंगे। और जहाँ पे राधा को सबसे उच्च या सबसे निम्न दिखाया जाए तो ऐसा जो वाक्य होगा वो हमारी उत्तम अवस्था के अंतर्गत आएगा। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि राधा सबसे सुंदर लड़की है, तो राधा को सबसे सुंदर बताया जा रहा है, तो ये राधा की सबसे उच्च विशेषता की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो उदाहरण है ये हमारी उत्तमावस्था का उदाहरण है। तो इस प्रकार से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जिसको हमने इस प्रकार से जानने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि ये जो विशेषण की अवस्थाएं जो टॉपिक है ये भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो आज हमने जो जो चीज़ें पढ़ी, चाहे वो विशेषण हो
यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य वे होते हैं जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उनको भी हम लोग क्रम से जाने और समझने का प्रयास किए। और विशेषण की अवस्थाएं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो विशेषण जो हमारा चैप्टर है इससे बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में बनते रहते हैं और उम्मीद है कि आज ये जो हम लोग पढ़े हैं, जो सीखने का प्रयास किए हैं, ये अवश्य ही आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं, विकारी शब्द में हमारा ये तीसरा भेद था। अगले भेद के रूप में हम लोग क्रिया को जानेंगे कि क्रिया क्या होती है, और क्रिया से जितने भी सवाल बनते हैं, चाहे वो क्रिया के भेद हों चाहे जो भी हो, उनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और हम लोग इसी क्रम में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहेंगे। और लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, जिससे कि आप लोग सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। इसी क्रम में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। और विदा लेने से पहले एक चीज़ कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारा जो चैनल है संकल्प करियर, इसको अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। ऐसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।